हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ है रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रामशंकर तिवारी जी, जो कि यूपी पुलिस में थे और फिर वहां से वो कमांडो बने और वो एनएसजी कमांडो भी रह चुके हैं। तो आज इस इंटरव्यू में हम जानेंगे उनकी कैसी लाइफ थी यूपी पुलिस में एज अ कमांडो, एनएसजी कमांडो के दौरान उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और इवन जो यूपी एसटीएफ और एटीएस के दौरान जो उनका कार्यकाल रहा है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे इस इंटरव्यू में। सो थैंक यू सर इस इंटरव्यू में आने के लिए। सर थैंक यू, वेलकम सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यूपी पुलिस ज्वाइन करने से पहले आपकी लाइफ कैसी हुआ करती थी? जी, यूपी पुलिस से पहले सर मैं एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी गन्ना अधिकारी थे, शिक्षा विभाग में थे, 3 जॉबों में रह चुके हैं सरकारी। और मेरे दोनों दादाजी हैं जो बड़े पिताजी से थे, एक सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और एक टीचर हुआ करते थे। तो मतलब ठीक ठाक फैमिली से थे, सब बहुत बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो मेरे दादाजी है वो जो है थोड़ा सा सब इंस्पेक्टर थे, और उनकी वर्दी, उनका रौब, उनकी गाड़ियां, उनके बंदूक, ये सब लगातार देखने को मिलता था। इससे कहीं मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि कहीं मुझे भी जो है पुलिस फोर्स में जाना चाहिए। ये काफी मुझे अट्रैक्शन रहा करता था। और ये बहुत बढ़िया, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया, ज्यादातर मेरे शहर में ही हुई। कोई वैसा हार्ड वर्क नहीं था, बढ़िया पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। मैं बेसिकली सिटी में ही रहा। उत्तर प्रदेश राजधानी के बगल में एक छोटा सा जनपद बाराबंकी पड़ता है, जो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जिसमें लखनऊ बाराबंकी पढ़ाइयाँ यहाँ पर मेरी हुई। और एजुकेशन के दौरान ही 18 साल और लगभग 15 दिन में ही मुझे जो है पुलिस फोर्स में पहली ही भर्ती निकली और उसमें मेरा चयन हो गया। जी 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 सर। सर अगर आप थोड़ा बता पाएं कि भर्ती का जो प्रोसेस है वो कैसा था, और जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था यूपी पुलिस में ज्वाइन करने का वो कैसा था, और हम कौन से मतलब ईयर की बात कर रहे हैं, कौन से साल की बात कर रहे हैं जब आपने ये किया था? जी, ये 1990 की बात है। मैं उस समय बिल्कुल यंग, बिल्कुल ग्रेजुएशन कर रहा था, प्रथम वर्ष। और वैसा जैसा हमने बताया कि कोई वैसा हार्ड वर्क हमारे पास नहीं था, केवल पढ़ाई करता था। पिताजी अधिकारी थे, बढ़िया सब ठीक ठाक चल रहा था। और उसी दौरान एक फर्स्ट ट्राई हुआ कि जैसे आपसे बता रहे थे कि सब इंस्पेक्टर थे मेरे दादाजी, अट्रैक्ट करता था, तो मुझे लगा कि प्रयास करना चाहिए। और मैंने प्रयास किया। और प्रयास फर्स्ट अटेम्प्ट, उस समय सीएम हुआ करते थे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। और उस समय, हाँ, उस समय जो है भर्ती हुई पुलिस विभाग में, तो 18 साल 15 दिन में ही मैं नियुक्त हुआ। तो ये झांसी एक स्थान है उत्तर प्रदेश में। तो झांसी में मेरे चचेरे भाई रहा करते थे जो रेलवे में अधिकारी थे, उनका स्वयं का मकान था। और झांसी में ही एक मेरा दोस्त था जो वहां पुलिस लाइन में पोस्टिंग थी उसकी, वो भी ट्रेनिंग कर रहा था। तो इस वजह से लगा कि हमें भर्ती जो है झांसी से देखना चाहिए। और झांसी गया और भर्ती प्रक्रिया में गया। तो वहां पर बहुत चीजें हमने देखा पड़ा, जैसे आप बताया कि फिजिकली मैं हार्ड वर्क बहुत ज्यादा नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे काफी चैलेंजेस आए। और काफी टफ भी भर्तियां थी कि केवल उस सेंटर पे केवल 70 ही भर्ती थी। पहले भर्ती वहां 70 ही थी और लगभग 10,000 कैंडिडेट आए हुए थे वहां पर। और काफी चैलेंजेस उसको मुझे सामना करना पड़ा। और जो मेरा दोस्त था भर्ती में, उससे मैं बहुत अच्छा लगता था। सारे दोस्तों के कैंडिडेट आए हुए थे काफी भर्ती में, बैरिकों में। तो उसमें मतलब फिजिकल में मैं काफी कमजोर महसूस होता था और लोगों को लगता था, क्योंकि जैसे मैं फिजिकल कभी ज्यादा किया नहीं था। तो पहले भर्ती प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी, फिजिकल पर ज्यादा थी और कठिन थी। तो जिसमें दौड़ की भी प्रक्रिया होती थी, दंड बैठक अलग अलग हुआ करती थी, चिनिंग अप, सीना छुआना ऊपर हुआ करता था, लंबी कूद हुआ करती थी, ऊंची कूद हुआ करती थी। ये सारी चीजें के मानक रखे जाते थे कि 1 मिनट में कितने दंड बैठक लगाना है, कितने बार सीना आपको ऊपर छुआना है। तो ये सारी चीज करते थे, तो लगभग हम पासिंग मार्क में ही रहते थे, फिजिकल में पासिंग मार्क में ही रहते। तो मेरा दोस्त कहता था
कि अरे यार तिवारी जी थोड़ा और दम लगाइए और थोड़ा सा बढ़िए, देखिए सारे लोग आगे निकलते चले जाए दौड़ में। और दौड़ के बाद मेरा पैर इतना सूज गया कि अगले दिन वाले फिजिकल के लिए मैं जैसे अपने को असक्षम महसूस करने लगा। तो मेरी भाभी ने जो है गर्म पानी, नमक और तेल और दवा ववा सब बढ़िया किया। तो अगले दिन रेस थी हमारी। तो रेस में जो है 30 मिनट का क्राइटेरिया था, 3 किलोमीटर की दौड़ थी। तो काफी समय मैंने पैदल भी चला। और पैदल चला तो चूंकि अगर प्रैक्टिस किया होता तो ऐसी नहीं, तो हमारा मतलब है कि फिर जबरदस्त तरीके से मैं उसको किया। लेकिन टर्न क्या आया कि जब लास्ट में एग्जाम हुआ रिटर्न का, तो मेरा रिटर्न काफी अच्छा था। क्योंकि ज्यादातर मैं जो देखता था तो होपलेस होता था कि फिजिकल वाले इतने जबरदस्त टप टप स्प्रिंग जैसे उठते बैठते थे कि उनसे अगर 50 करने को हो तो 100 की क्षमता उनकी। तो मैं तो होपलेस होता था। लेकिन जब एग्जाम हुआ रिटर्न का, तो वहां पर एक डीआईजी साहब ने भर्ती किया था, आर्यन शर्मा, सीआईडी विभाग के थे, और बहुत ही ईमानदार से भर्ती हुई, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो सारी प्रक्रिया के बाद उन्होंने ईमानदारी कायम रखने के लिए समझिए इंटरव्यू नाम मात्र के लिए छोड़ा। अगर 70 वैकेंसी थी तो उन्होंने रिजल्ट जो टोटल ऑल ओवर का जो निकाल करके उन्होंने मेरिट रखा, 69 कैंडिडेट को ही पास किया उन्होंने। मतलब 70 में ही एक कम रह गया। और मेरा उसमें लगभग जो है 40 नंबर रैंक पर मेरा नाम आया, जबकि मैं फिजिकल में सबसे मतलब पुअर था। तो बहुत बड़ी खुशी तब हुई, और मेरे दोस्तों की खुशी कब हुई कि जो है सारे जो बहुत तेज थे फिजिकल में, और लगभग उस बैरक में 30 कैंडिडेट थे और 30 में कोई नहीं हुआ। जो उसमें हुआ तो मेरा नाम उसमें आया। तो सबने गले लगा लिया, कहा यार वाकई में मैं तो नहीं समझता था। और बहुत बढ़िया रहा। और फिर भर्ती होकर के बढ़िया चुनार किला कहा जाता है मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के किला में लगभग 1 साल तक बेसिकली सारी ट्रेनिंग हुई। जो ट्रेनिंग की प्रोसेस होते हैं, चाहे आप धारा, कानून और जो भी फिजिकल, इसी से फिजिकल मेरा ग्रोथ हुआ। और फिर करके मैं 1 साल के अंदर पास आउट हुआ। 91 में ज्वाइन किया पास आउट करके, और बढ़िया फिर ड्यूटी प्रक्रिया में लग गया जबरदस्त तरीके से। ओके सर, आप ये भी बता सकते हैं कि आप उसके बाद फिर आप कमांडो बने यूपी पुलिस के अंदर ही, तो वो जो मोटिवेशन था आपका कि कमांडो बनना है, वो कहाँ से आया? क्योंकि आप बताए थे आप फिजिकल में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर आपने कमांडो ऑप्ट किया, और प्रोसेस क्या होता है कमांडो बनने का यूपी पुलिस के अंदर ही, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए। जी जी सर, जी सर, जैसा कि जो हम बता रहे हैं कि राजधानी के मैं बगल ही का निवास था मेरा, बाराबंकी 20 किलोमीटर पर। तो राजधानी प्राय आया जाना हो करता था, क्योंकि मेरे भाई साहब जो है वहीं पे पॉलिटेक्निक कर रहे थे। तो लगातार तो वहां पर काफी, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल का आना जाना, रोड बंद हो जाना, कमांडो का मूवमेंट होना गाड़ियों में, और काफी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मैं सुना करता था, जिसमें कमांडो की बहुत अच्छी अच्छी भूमिका रहती थी देश स्तर पर। तो ये भी चीजें मुझे अट्रैक्ट करती थी। तो मुझे लगता था कि ये फोर्सेस भी बहुत जबरदस्त है, इसमें भी जाना चाहिए। तो कहा जाता है जो थॉट बार बार सोचो समझो, तो प्रकृति कभी न कभी कोई मौका ला के सामने खड़ा ही कर देता है। तो जनरली जो है इसमें जाने का, कमांडो में जो प्रोसेस होता है कि आल जैसे जो भी 70-75 जिले जैसे होते हैं, वहां पर एक पुलिस लाइन होता है, और आल जो है आर्म्स फोर्सेस हैं, और भी यूपी के जैसे पीएससी है, या जो भी जहां भी, चाहे सीआरपी हो चाहे बीएसएफ, हर जगह का प्रोसेस एक ही है कि जब गृह मंत्रालय से अनुमति होने के बाद कि 30 कमांडो को उत्तर प्रदेश से ट्रेनिंग एनएसजी से करवाना है, तो इसकी प्रोसेस, वो कानूनी प्रक्रिया ये लोग आपस में पूरा करते हैं, क्राइटेरिया पूरा करते हैं, जो उसके चार्जेज होते हैं एक कमांडो बनाने में। उस समय 1994 में भी बताया जाता था 3-4 लाख रुपया एनएसजी को देना पड़ता था प्रति कैंडिडेट। तो सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद ये भर्ती का डिमांड आता है। जो भी अभी लास्ट अभी एनएसजी में जो कमांडो उत्तर प्रदेश से गए हैं, लगभग 2018 में गए हैं। अच्छा। तो उसमें भर्ती प्रोसेस में ये अनुमति होने के बाद ऑल, चाहे पीएससी
आर्म फोर्स पुलिस लाइन में एसपी के अधीन ये आदेश पहुंचता है कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं अपना प्रार्थना पत्र जो है पुलिस लाइन में या थाने में, चौकी में, जहां भी पोस्टिंग है, वो अपने प्रोसेस से पहुंचाएं। तो उसमें आहर्ताएं लिखी होती हैं कि कौन कौन इच्छुक इसमें अभ्यर्थी। आहर्ताएं इनकी क्या है कि सर्विस 2 साल से ज्यादा ऊपर की होनी चाहिए और 30 से नीचे का होना चाहिए। अलग अलग मतलब पदवार उसमें रहता है कि आप सब इंस्पेक्टर है तो ये है, या डिप्टी एसपी है तो ये है। तो उस तरीके से जो उसमें आता है तो उसमें दिया जाता है, और देने के बाद उन प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाता है, उनके कैरेक्टर रोल के बारे में, उनका चाल चलन सर्विस कार्यकाल में कैसा रहा, सत्यनिष्ठा कैसी थी, कितनी ईमानदारी से वर्क करते हैं, उनका कितना जो है रिवार्ड कितने हैं, हर तरीके हर चीजें देखने के बाद यूनिट स्तर से मतलब तेज तर्राक अच्छे लोगों का चयनित किया जाता है कि जिससे मतलब ये 100% कमांडो बनकर ही आए, मतलब 100% कमांडो बन के ही आए। हाँ। इस तरह के चयन प्रक्रिया होने के बाद लगभग 2 से 250 मतलब जितना है उसका लगभग 10 गुना संख्या जो है चयनित किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश का जो हमारा जो है हब है जो ट्रेनिंग सेंटर का, वो सीतापुर बोलते हैं। जिसमें एटीसी, पीटीसी, चाहे एसआई की ट्रेनिंग हो, लेडीजों की ट्रेनिंग हो, मतलब हर प्रकार की है वहां सीतापुर में जबरदस्त तरीके से। तो वहां पर सारे लोग हम लोग जो है चयनित किए गए, इकट्ठा किए गए पहले, और इकट्ठा करने के बाद सारे लोग अपने अपने वेपन लाए, चाहे AK-47 हो जहां पर उपलब्ध है, नहीं तो एनसास है, एसलार है, पिस्टल है, रिवॉल्वर है, कार्बाइन मशीन गन, जो भी गन है 3, 4, 5 गन, आर्म्स, एम्युनिशन, सारी चीजें लेकर के वहां पर पहुंचा गया। फिर वहां पर प्रैक्टिस काफी लंबी जो है चली, करीबन 1.5 महीने। 1.5 महीने लगभग 350 कैंडिडेटों की लगातार प्रैक्टिस हुई, चाहे फायरिंग की हो, चाहे दौड़ की हो। 3 किलोमीटर की दौड़ डेली, 5 किलोमीटर की दौड़, और उसके बाद 16 किलोमीटर की दौड़, ये सब लगातार मतलब वहां पर शेड्यूल बना, शेड्यूल से वीकली होता था। तो काफी प्रैक्टिस हुई, और प्रैक्टिस में जो है जैसा वहां पर गाइड किया गया तो काफी उसमें अप्रूव किया हमने अपने आप को, कि जैसे दौड़ में है तो जैसे लंबी रेस दौड़ रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है जब प्रैक्टिस करते होते हैं कि अब रुक जाओ, अब नहीं होगा, इससे अच्छा तो चलो वापस चलो, कहाँ इस चक्कर पड़ते हो। लेकिन फिर एक मन करता है ना, लगिए, और जहां पर हमारा दिल करता है कि रुको किसी भी कार्य में, उसके बाद जितने कदम आप आगे चलते हैं उसी को बोलते हैं स्टेमिना। वहीं से स्टेमिना हमारी स्टार्ट होती है। ध्यान को फिर डाइवर्ट किया जाता है, कि जैसे ध्यान को डाइवर्ट कर दिए कि फैमिली की तरफ, किसी किस्से की तरफ, किसी तरफ ध्यान वहां चला गया, लेकिन हमारी बॉडी यहां पर दौड़ रही है। इससे हम बहुत अच्छा दौड़ लेते हैं। और इसमें काफी प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसका एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद वहां पर केवल 30 लोगों को पास आउट किया गया, जिनकी मेरिट में सबसे ऊपर से नंबर थे, चाहे फायरिंग को हो, चाहे फिजिकल को हो, उनको पास कर करके फिर वो एनएसजी के लिए वहां से प्रस्थान किया गया। उनको गाड़ियों से ले जाकर के एनएसजी में हर स्टेट, जो मैंने ट्रेनिंग किया तो लगभग 20 स्टेट से लोग आए थे, चाहे पांडिचेरी से आए थे, हिमाचल प्रदेश से आए थे, और आपके पांडिचेरी से आए थे, ऐसे उत्तराखंड से आए थे, गुजरात से आए थे। मतलब हमको करीबन 20 स्टेट से लोग आए, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग, बहुत अच्छा लगता था ट्रेनिंग सेशन। और इस तरह से भर्ती प्रक्रिया रही हम लोगों की वहां तक पहुंचने की। समझ गया सर। सर अगर आप बता पाए, तो आप एनएसजी में ट्रेनिंग करने गए थे जो कि मानेसर में है, तो वहां की जो ट्रेनिंग थी एज अ एनएसजी कमांडो वो कैसी थी? और कोई ऐसा जो आपका वहां पे एक्सपीरियंस रहा है जो आपके मतलब अभी भी दिमाग में है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो उसके बारे में बताइए। जी 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 सर, बहुत बढ़िया रहा वहां पर। और एनएसजी का तो क्या कहना है, ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, और कहा जाता है इंडिया की सर्वोच्च सुरक्षा प्रणाली है। सर्वोच्च सुरक्षा प्रणाली है, मतलब लास्ट जो सब कुछ फेल हो जाता है तो वहां पर एनएसजी ही जाती है। एनएसजी इतनी, तो जितना अगर उसको इतना नंबर 1 पर रखा गया है इंडिया में, तो कहीं न कहीं उसके ज्यादातर बहुत ही कठोर मेहनत भी होती है, बहुत ही ताप से गुजारा जाता है। क्योंकि
ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अब सोचिए कि 94 में, अब सबसे आपका एक दिल की एक बात है कि 1994 में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, 7 फरवरी से 30 अप्रैल तक मेरा था 84 दिन का। तो उसी में जो है, अभी जो है हमारी शादी हुई थी, तो उसी में हमारे सबके यहाँ जो है शादी के बाद एक विदाई होती, गौना होता है दोबारा। पहली बार शादी में जैसे नहीं आते हैं, तो उसमें सोचे कि 2 दिन की छुट्टी मिल रही थी। उस 2 दिन छुट्टी मैं घर वापस ही नहीं आया, घर नहीं आया। वो प्रक्रिया पूरी हो गई, मैं नहीं आया। क्यों नहीं आया? उस ट्रेनिंग को देख करके मेरा रोंवा दहल रहा था कि खुदा न खास अगर कोई बात हो जाए तो कम से कम किसी और की जिंदगी तो न बर्बाद हो। मतलब इतना डर था वहां से। मतलब हर ऑप्टिकल, हर ट्रेनिंग पर एक समझिए कि एकदम इंजर्डी, जरा सी चूक तो समझिए गए। एक एक ऑप्टिकल में इतना जबरदस्त वहां पर था कि मतलब जो है एकदम हर कठिन मुसीबत से निकलने का पूरी तरीके से उसको फिट कर दिया जाता है। फायरिंग हो रही है, सर के 2 फीट ऊपर से गोलियां जा रही और नीचे से हमको निकलना है। रस्से से 26 फीट रस्से दीवार पे हमको लटक लटक के चलना है और चढ़ रहे हैं। और उससे पहले मैं 4 ऑप्टिकल पहले से करके आया। बाधाएं, ऑप्टिकल मतलब बाधाएं, कि रस्से से मैं कैसे लेट के रस्से से कैसे चल रहा हूं कि जैसे, और लेट के चलने के बाद जैसे एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जाना है, हमने लंगर से फेंका और रास्ता खींच दिया, उस पर बेपन रखा और लेट गया एक पैर करके, ऐसे खींचते 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 पूरा पार कर गया 100 मीटर। मतलब ये सारी चीजें वहां सिखाई गई। फिर दौड़ के अगले ऑप्टिकल पहुंचे तो उसमें कूद कि 15-20 फीट मीटर से ऊपर कूदा कैसे जाएगा। उस पर आगे गए तो 26 फीट दीवार पर कैसे चढ़ा जाएगा। एक 26 फीट दीवार है जिसमें ईंटे के गुम्मा ऐसे निकले होते हैं, सीधा चढ़ते चले जाए पूरे बेपन लेकर के, फिर उस पर जीना मिल जाता है, उतर जाइए। ऐसे करते करते जो 26 फुट दीवार आती थी, और जो 26 फुट दीवार आती थी उस पर एक रस्सा होता, तो उस रस्से से चढ़ना होता है। अब सोचिए कि 20 किलो का वेट भी है, अपना बेपन भी है, और बूट से बिल्कुल सब दुरुस्त एकदम सारे लैस से। और चढ़ने के बाद सबसे ज्यादा हमको इंजर्डी वहां पर नजर आती थी कि करीबन मानिए कि वहां जाने के बाद भी श्योर नहीं है कि आप कमांडो बन ही जाएं, वापस भी आ जाए, क्योंकि कई लोग हमारे साथ के वहीं से इंजर्ड होके वापस भी हो गए। क्योंकि जब वहां पर हाथों की कस खत्म हो जाती है और जब वहां पर चढ़ते हैं, जो एक हाथ छोड़ के दूसरे हाथ से दीवार पर पूरी ताकत लगा आगे बढ़ने का प्रयास करते, उस समय एक हाथ पे पूरी जोर आ जाता है। उसी समय ज्यादातर छूटने का चांसेस होता है और कई लोग वहीं से बैक होकर गिर करके रीढ़ की हड्डी चली जाती है। और सबसे खतरनाक हमको और 2 चीजें लगी विशेष। एक तो लगी 9 फीट गड्ढा, 9 फीट डीप। जैसे हम गांव में पहले अखाड़ा कूदते थे, तो उसका मकसद क्या होता है कि जैसे पहाड़ी में 9 फीट 8 फीट का दरार है, 500 मीटर गहरा, अगर उसको मुझे कूदना है तो मेरे पास पहले से प्रैक्टिस हो। लेकिन अगर किसी को पता है कि 5 ही फीट लंबी गड्ढा है, 5 ही फीट, लेकिन उसकी गहराई अनलिमिटेड है, तो अच्छे अच्छे की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बाई चांस, जो हम दौड़ वाला कूद गांव में करते थे पहले कभी कभी खेल में, तो बाई चांस अगर सुर टूट जाती तो सीधा दौड़ता हुआ चला जाता है, लय अगर टूटा तो उसमें भी काफी लोग गिरते थे। 9 फीट गड्ढे में जैसे गए गए हदस गए कि जाऊं ना जाऊं, तब तक आगे बढ़ के वो गड्ढा है 9 फीट लंबा है लेकिन गहरा 20 फीट है पक्का, और जाते ही उसमें सर्वर पूरा डैमेज होकर पूरी तरीके चला जाता था। और एक हमें बहुत उसमें इंजर्डी वाला लगता था कि लगभग 40 फीट ऊपर जाने के बाद, पोल पकड़ के जाने के बाद ऊपर पटरा होता था 5-7 फीट का, और इस पटरे से चढ़ करके पटरे पे चढ़िए, फिर उस पर बैठ के चलिए, बैठ के उस तरफ चढ़िए, फिर उस तरफ से उतरिए। ये भी काफी जो है टिपिकल रहता था। इसमें भी काफी लोग जो है इंजर्ड हुए और बहुत ही यूनिटी से। और बाकी वहां मतलब 60 किलोमीटर का एरिया है, उसमें सोचिए कि जंगल की ट्रेनिंग है, सारी ट्रेनिंग लगभग 60 तो फायरिंग बट हुआ करते थे उस समय में, 60 मतलब डेली फायरिंग होती थी। मतलब इतना एकदम तपा के इतना जबरदस्त फिट कर दिया जाता है कि हर परिस्थिति से वो लड़ने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है कि जंगल में अगर हम कहीं पहुंचे तो कैसे हम कंबल ओढ़ करके
टॉर्च जला करके, कंपास से रास्ता देख करके, डिग्री उसकी सेट करके तो आगे भी जाते थे। सब क्राइटेरिया नक्शे में दिया था, वहां पीपल का पेड़ मिलेगा, एक मंदिर मिलेगा, वहां पर आपको बदमाश मिलेंगे, वहां पर बैठे हुए आतंकवादी, उनको अट्रैक्ट करना है। मतलब एकदम कंपास एंगल से जाना होता था, बहुत ही जबरदस्त। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब जो है ट्रेनिंग सेशन हार्ड था। और वहां एक चीज और देखते हैं, जो है फोर्स, जो भी फोर्सेस हैं, एक हमारे यहाँ उदाहरण कहा जाता है कि फोर्स में खास तौर से कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीता है, कहावत है। इसका कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई अमीर व्यक्ति पहुंचे, अच्छे बहुत फैमिली बैकग्राउंड से, और चाहे लो बैकग्राउंड को, वहां पर सबको बराबर देखा जाता है, सबके साथ समानता होता है, कोई भेदभाव नहीं होता। वहां पर सारे भाईचारा, सारा एकजुटता, सारा हम लोग फोर्स के हैं और सब एक है। क्योंकि घर परिवार बाद में मिलेगा, पहले सबसे पहले हमारे भाई, हमारे साथी हमारी मदद करेंगे, सहयोग। तो वहां पर हम सब लोग बहुत एकजुट से और एक रूपता से बढ़िया से काम करते थे। अगर छोटी गलती कोई थर्ड किया तो पनिशमेंट सामूहिक मिलता था। हाँ। कि जिससे अगर कोई गलती करने के बारे में सोचे तो क्या कर दे, रुक जाए, या 4 लोग उसको रोक दे, नहीं यार ये ना करो यार, अभी सब लोग परेशान हो जाएंगे, रात रात अभी हम लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा और बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। और वाकई में इस ट्रेनिंग लेने के बाद एक अंदर ये एक कॉन्फिडेंस, एक जज्बा, एक जुनून, एक देश के प्रति काम करने का एक जज्बा, बहुत एक उमंग एक आती है। और एक अपने अंदर एक काफी जो है आता है कि लगभग 24 किलोमीटर का रेस लगभग हर 15 दिन पे होती रहती थी। और साथ में 20 किलो वेट लेकर के, अपना वेपन लेकर के, सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त रही। और मेरा मानना है कि अगर मौका मिले तो ऐसे फोर्सेस में लोगों को जाना चाहिए और बढ़िया सीखना चाहिए, देश की सेवा भी करनी चाहिए। बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। सर, आप बता रहे थे काफी सारे लोग सिलेक्ट नहीं भी होते हैं जो एनएसजी के लिए जाते हैं। वहां पे जो ट्रेनिंग है और एक सिलेक्शन भी है, दोनों होता है वहां पे। कुछ लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं काफी सारे रीजन की वजह से, या तो नहीं कर पा रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, या फिर वो खुद बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा वो क्या देखते हैं उन लोगों में जो सिलेक्ट होते हैं? क्या सिर्फ शारीरिक जो क्षमता है वो दिखी जाती है, या सिर्फ मानसिक क्षमता दिख जाती है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? जी, वहां पर सबका वहां पर भी एग्जाम होते हैं, मतलब हर वीक में मॉक होते रहते हैं वहां पर, चाहे दौड़ के टेस्ट हो, चाहे आपके लिए पढ़ाई के टेस्ट हो कि बम को डिस्ट्रॉय कैसे करोगे, बम को कैसे बनाएंगे, वहां पर माइंस लगाएंगे कैसे, मतलब रिटेन की भी पढ़ाइयाँ काफी होती हैं। और पूरा आर्मी का रूल होता है। हम लोग तो फोर्स के थे, पुलिस विभाग के थे, तो उतना कठिन रूल यहाँ नहीं हुआ करता था। वहां जाने के बाद काफी चेंजेस करना पड़ा हमें कि वहां पर टाइम टू टाइम, बिल्कुल एकदम राइट टाइम, 1 सेकंड भी नहीं ले। तो वहां पर सारे मॉक टेस्ट से लोग पास होते रहते थे। और उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये रहता था, यही से लोग फेल हो जाते थे, काफी लोग वापस हो जाते हैं। मतलब पूरे कमांडो कोर्स के कार्यकाल में जो भी अगर 9 दिन से ज्यादा अगर उसको मेडिकल रेस्ट रहा, तो उसको वहां से रिटर्न कर दिया जाता है। मतलब उसके यूनिट जो है उसके यहाँ से सूचना दे करके वहां से आएगी, वहां से गार्ड आएगी और उसको लेके चला जाएगा। मतलब 9 दिन का क्राइटेरिया रहता था। तो जनरली अगर चूक हो जाए, इंजर्ड हो जाए तो 4-5 दिन तो तुरंत चला जाता, और ज्यादा हो गया तो फिर मुश्किलें हो जाता था, कहीं मोच आ गए, कहीं क्या आ जाए। तो इस तरीके से काफी लोग जो है इसमें छड़ जाते थे, इसमें सर, आप मुझे बता रहे थे कि कमांडो कोर्स करने के बाद एनएसजी में आप वापस यूपी पुलिस में आए थे एज अ कमांडो, जहाँ पे आपने काफी सारी वीआईपी जो एक्टिविटीज थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो किया था। तो वो दौरान जो था आपकी लाइफ में, वो कैसा था? वो कैसा एक्सपीरियंस था आपकी लाइफ में? बहुत बढ़िया। जब इस समय मैं कमांडो कोर्स करके आया था, उस समय हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, श्रीमान कल्याण सिंह जी रहा करते थे। तो वहीं पे पोस्टिंग हुई। तो लगभग 10 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल मुझे रहने का मौका मिला। और बीबीआईपी के बारे में कि मतलब पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर मिली जाती थी, कैसे प्रोटेक्शन, कैसे सुरक्षा देना है। कि जैसे 6 लोग की टुकड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग रहते थे, तो उनको कैसे कवर करके चलना है कि अगर कहीं इधर से भी अटैक आए तो उनको हम बचा लें, वीआईपी, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही वीआईपी है, उसी की प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए हम लोग लगे होते थे। तमाम सभाएं होती थी, तो सभाओं में
भी बहुत चुस्त फुर्त तरीके से मंच पे कवर करके पूरी मतलब मंच में भीड़ पर एक पैनी नजर करके कि अगर कोई यहाँ से हाथ उठा के नीचे ले जा रहा है तो क्यों ले जा रहा है, नीचे से ऊपर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मतलब बहुत ही चेकिंग, मंच की चेकिंग, एक दिन पहले पहुंच के मंच की चेकिंग, वो चेकिंग, सारी चीज होती है। तो लगभग बहुत ही, चाहे बाहर से कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं या विदेश के कोई राष्ट्रपति आ रहे हैं, पता चला लखनऊ में आए हैं, उनके भी प्रोटेक्शन में हम लोग सुरक्षा में अलग से लगाया जाता था। तो चूंकि जरा भी चूक ना हो पाए तो इनके लिए और बढ़िया, एक दिन पहले से 12 घंटा पहले, 4 घंटा पहले सारी चेकिंग होती थी। बहुत अच्छे से सारे प्रोसेस होते सबके पास, उन्हीं लोगों को बाहर एंट्री देना होता था। अब सोचिए कि हम लोग ऐसी जगहों पर हैं कि इतने बड़े बड़े आला अफसर आते थे, तमाम डीजीपी आ जाते थे, जो पुलिस विभाग के उत्तर प्रदेश सबसे बड़े बड़े अधिकारी होते थे, तमाम डीजी, तमाम बड़े बड़े संभ्रांत मंत्री आते थे, लेकिन हम लोग किसी को उस समय नहीं पहचानते थे, देखते थे। हमारा मेन पहचान है मेरा वीआईपी। आप समझिए कि उसके पास फटकने दे कोहनी से उनको तुरंत साइड कर देते थे जैसे भी, क्योंकि हम अभी किसी को नहीं पहचानते, हमारा बस केवल पहचान है मेन वीआईपी। और बहुत अच्छा जो है वीआईपी में रहने का, और बहुत लंबे समय तक काफी हमको वर्क करने का मौका मिला, और ऑल इंडिया के कई स्टेटों में जाने का मौका मिलता था। जैसे मान राजनाथ सिंह के साथ थे तो पूरे इंडिया के, चाहे पटना चाहे वहां सब भ्रमण करते थे। तो तमाम एडवांस पार्टियां जाती हैं, तमाम एडवांस पार्टियां जाती हैं। जैसे चुनावी जब सेशन चलता है तो उस समय पूरे इंडिया में कम से कम मुख्यमंत्री के साथ 40-40, 50-50 टुकड़ियां रहती हैं। तो क्योंकि वो तो फ्लाइट से और हेलीकॉप्टर से उनका सारे प्रोग्राम होते हैं, एक एक दिन में 10-10 प्रोग्राम करते हैं। तो वीआईपी कमांडोज को साथ एकदम, मतलब फ्लाइट पे इस पे तो जाते नहीं, हम लोग पहले से पहुंच करके मंच की सुरक्षा, वहां पर कौन कौन कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं तो वहां का डीएम यहाँ वहां रिपोर्ट करते हैं, वहां से हमको गाड़ियां मिलती है, उनकी चेकिंग होती है, कौन ड्राइवर रहेगा, सारी व्यवस्था, होटल में रुकना, फिर सुबह जाकर उनको रिसीव करना, पूरी मीटिंग अच्छे से कराना, सारी चेकिंग करके फिर उनको फ्लाइट का छोड़ देना। फिर हमारी ड्यूटी समाप्त हो गई, यहाँ पर जहां पर लैंड करें यहाँ दूसरी टुकड़ी उनको मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट वीआईपी में नेक्स्ट जगह पर पहुंच गया, थर्ड जगह पर। तो काफी मतलब वीआईपी में ये वाकई में लगा कि अगर मौका मिले तो ऐसा करके कि वाकई में ऐसी जगहों में जाना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फील होता है, अपने गर्व महसूस होता है कि वाकई में फोर्स जैसे में आकर के, कमांडो जैसी संस्था में आने के बाद इतने विशेष विशेष वीआईपीओ के नजदीक जाकर के, करीब जाकर के उससे मिलने का, उनके साथ काम करने का, उनके प्रोटेक्शन में रहने का मुझे मौका मिला। तो ये मैं फख्र बहुत महसूस होता हूँ, फख्र होगा भी जो भी करेगा। बहुत बढ़िया रहा वीआईपी में भी। सर आप मुझे बता रहे थे कि उसके बाद आप यूपी एसटीएफ और एटीएस में भी थे, तो अगर आप बता पाएंगे पहले कि यूपी एसटीएफ और एटीएस है क्या संस्था, और उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी जी जी। तो सर्वप्रथम तो मैं वीवीआईपी के बाद भी मैं एसटीएफ में रहा, यूपी एसटीएफ। तो एसटीएफ जो है संस्था जो है, इसका जो है एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, और वहां का जैसे इस समय हमारे जो श्रीमान योगी जी हैं और मंत्री हैं, और उनका जो है वही मठ वहीं पर है, गोरखधाम मंदिर, वहीं के मठ भी थे। तो वहां पर एक माफिया थे, श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला थे जो, जिससे पूरा मतलब उत्तर प्रदेश मतलब एकदम त्राह था कि AK-47 लेके चलते थे, और तमाम काउंटर, तमाम वो, तमाम तरह तरह, मतलब पूरी जनता में भाई भ्राप था। तो उसमें जो है जब श्रीमान कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, जब इनका जो है वो लिया गया, इनके ऊपर सुपारी ले लिया गया मारने का, तो उसी समय आनंद फानंद में एसटीएफ का गठन किया गया। एसटीएफ का गठन किया गया, और गठन करने के बाद सर्वप्रथम मतलब जो है इनामी बदमाश थे वो, उनके ऊपर काफी सरकार से इनाम हो गया था। तो पहला एनकाउंटर समझिए एसटीएफ के द्वारा श्री प्रकाश शुक्ला के दौरान से ही हुआ, और वहीं से एसटीएफ का नाम शुरुआत हो गया। और चाहे टेस्ट का काम भी उस समय एसटीएफ करती थी, क्योंकि एसटीएफ का वर्क जो है टोटल सिविल डिफेंस की तरह होता है। मतलब प्राइवेट वर्दियों में हम लोग रहा करते थे,
एसटीएफ में तो प्राइवेट वर्दी में, यूनिफॉर्म में सारी सिविल गाड़ियां होती थी। मतलब कहीं बाहर से आपको लगेगा नहीं कि ये फोर्स है। थोड़ा सा पहनावा या बॉडी लैंग्वेज, उससे कुछ लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फोर्स के होंगे। तो हम लोग जीन्स वगैरह भी पहनते थे, हर तरह के, मतलब लगे ना, बाल भी बड़े, कोई कभी किसी मिशन में जाते थे दाढ़ी वगैरह भी बड़ी रहती थी, छोटी छोटी। तो इस तरह से तमाम डकैती अभियान उस समय चला करता था। तमाम उत्तर प्रदेश में, चाहे एमपी चाहे यूपी में, बहुत तरह तरह के तमाम डकैत हुआ करते थे। तो इसमें कई किए तो रहे बहुतों में, लेकिन कुछ दो तीन जो चिन्हित है, कि जैसे एसटीएफ से हमारे यूपी में चाहे एमपी में जो पूरा एकदम तहलका था, एक ददुआ, जिसके मुठभेड़ में मैं रहा हूं उस समय। ये घटना लगभग जो है ये 2007 की है, 2007 की है। तो उस समय जो है ये करीबन 2500-300 साल से पूरा मतलब एक चैलेंज बना हुआ था कि उसके पुलिस फाइल में समझिए फोटो भी नहीं थी। ओके। फोटो भी नहीं थी, ये समझिए उसका। और एक तरफ से समाज उसका कुछ सपोर्ट भी करता था, कुछ विरोध करते, लेकिन सपोर्ट के पक्ष में ज्यादा रहता था। क्योंकि कहीं गरीब लड़कियों की शादियों में भी सुनते थे कि वो जाके कुछ पैसा देता था, तो बड़े लोगों को अगवा करता था, उनसे पैसा लेता था, चाहे ठेकेदार हो चाहे जैसे हैं, और उनको गरीबों में कुछ डोनेट भी करता था। इसलिए पब्लिक भी उसका काफी सपोर्ट करती थी। लेकिन अब कानून के नजर में क्राइम तो क्राइम, अगर कोई गलत काम कर रहा है, चाहे बड़े के साथ कर रहा है चाहे उससे अच्छा कर रहा है, लेकिन क्राइम तो क्राइम, कानून क्राइम। तो करीबन काफी ज्यादा इनाम चाहे एमपी सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा था। तो उसमें भी मुझे काफी रहने का मौका मिला, उसमें कम से कम सालों से। खासतौर से एसटीएफ का जो मकसद है रहता था कि सिविल ड्रेस में, अब तो बहुत ड्यूटियां बढ़ चुकी हैं इसकी, चाहे पर्चा लीक आउट हो रहा है, वो हर तरह के उसमें रहता है अब। तो उस तरीके से खास तो आतंकवादी या बड़े बड़े बदमाश इनामी, उनको मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है, आईबी के द्वारा एसटीएफ से सूचना लेते हैं, प्लस अपना सर्विलांस, तमाम फोन टैपिंग सब उसमें, सब सूचनाएं सबके पास 5-5 6-6 नंबर दिए होते हैं, उनको ट्रैक करते रहते हैं। अरे बहुत सिचुएशन तो ऐसी आती थी कि तमाम अच्छे अच्छे बदमाशों के पास इनामी, जिससे लोगों को जो है बिल्कुल रोवा कांपता था, हम लोग उनके बगल में बैठ के चाय पी के चले आते थे, और उनको उस समय कैच नहीं करते थे। क्यों? हम लोगों को ऐसी एजुकेशन वहां मिलती थी, ऐसी शिक्षा मिलती थी कि मतलब जो है पूरी टीम के साथ उनको पकड़ना है। अब अकेले अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो उनके टीम के 20 सदस्य हैं वो छूट जाएंगे। तो वो समाज को फिर आतंक करेंगे। तो हम लोगों का मकसद था कि जब तक उसको पका लो फोन से, जब क्लियर उसके 20 लीडर एक साथ मिल रहे हों, तो टीमें 20 टीमें होती हैं, कोई टीम जौनपुर चली गई, कोई दिल्ली चली गई, कोई बंगलौर चली गई, कोई बॉम्बे चली गई, मतलब 50 टीम अलग अलग जगह चले जाएंगे उनके साथियों के पास, और अलग अलग जाके एक ही साथ में एक ही दिन में जो है सबको एक साथ जो है क्लियर कर लिया जाता है। तो इन मतलब कि एसटीएफ में समझिए कि 1% भी कोई मतलब चांस ये नहीं होता है कि कोई कैजुअलिटी हो, कोई मतलब ऐसा हो, कोई मतलब बहुत ही पका, बहुत ही मतलब सरल करके उस ऑपरेशन को करती है बहुत अच्छी तरीके से। तो जैसे हम ददुआ वाले मुठभेड़ में जब हम गए, तो उसमें भी एक मुखबिर भी उसका लिया गया था, तो उसमें भी आपस में फूट होती है। तो एक को मैंने उसमें से हम लोगों ने फोड़ के निकाला, उसको मुखबिर बनाया, उसके घर में कुछ दिक्कतें उन्होंने किया था, तो वो आ गया। तो समझिए कि उसको यहाँ से तमाम प्रोत्साहन मिलता था, तमाम सहयोग मिलता था, है। और उसके थ्रू फिर हम लोग वहां पर प्रवेश कर करके, और उसके पूरा गिरोह जब क्लियर हुआ, कई बार हम लोग गए बांदा उत्तर प्रदेश, कई बार प्रयास किए कि लोग कहे कि नहीं अब पकड़ लो मार दो, इसी में मौका अच्छा है मुठभेड़, तो ये हो कि नहीं अभी पूरे साथी नहीं है। और जब ऐसा सिचुएशन बना कि पूरे साथी हुए, तब जा करके उसका जो है इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ, और सारे साथी उनके काफी ज्यादा से ज्यादा मारे गए, जो भी मेन लीडर हैं। और उसी समय में 2007 में ही, उसी समय एक बहुत ही बदमाश आपके यूपी का और वही एमपी का इनामी ठोकिया कहा जाता था, और वो भी जो है बहुत ही जबरदस्त त्राह किया था पूरा, उससे बहुत लोग परेशान थे।
अब सोचिए एक ही समय में 2 अभियान चल रहे थे एसटीएफ के द्वारा। एक चल रहा था ददुआ और एक चल रहा ठुकिया का। तो ददुआ का इधर जो है इनकाउंटर फतेह हो गया तो लोग इधर जश्न मना रहे थे, और दूसरी साइड में हमारा जो है अभियान चल रहा था ठोकिया का। तो उसमें उनका एक बदमाश मारा गया, लेकिन कुछ बदमाश बच के निकल गए उसमें से कुछ बदमाश निकल। सबसे मतलब एसटीएफ की एक दर्दनीय घटना मानिए कि जो 10-15 साल में एसटीएफ के कार्यकाल में रहा हूं, सबसे समझिए एक चूक हुई, मिस्टेक हुई, और सबसे बड़ी जो है घटना यही है जो जिसमें नुकसान भी हुआ एसटीएफ को। तो उसमें इससे भी शिक्षा भी मिलती है कि मतलब जो है आज तक ऐसा कोई नहीं, मतलब पहली बार हुआ इतने साल के कार्यकाल में जैसा मैंने देखा। तो उसमें क्या हुआ मिस्टेक हम लोगों से क्या हो गया कि 2 एक साथ ऑपरेशन चल रहे थे, तो एक फतेह हो गया, तो एक तरफ जो है बढ़िया जो है खुशी का माहौल चल रहा था और सारे पुलिस वाले कप्तान सब झूम रहे थे कि भाई बहुत बड़ा जो है हम लोगों ने सफलता ले लिया। और दूसरी तरफ दूसरा अभियान चल रहा था, उसमें भी एक साथी ठोकिया का मारा गया। उसमें से मेन ठोकिया और कुछ तमाम उसके बच के निकल गए। वहां भी काफी कमांडोज थे और इधर भी कमांडोज थे। तो वहां से हम लोग और फोर्सेस की डिमांड कर रहे थे कि जो है लोकल फोर्सेस आए, डिमांड कर रहे थे। डिप्टी एसपी तक रैंक के लोग जो है इसमें पार्टी के होते हैं, इंचार्ज होते हैं। तो जब वहां पर हम लोग कर रहे थे तो उसमें ये होता कि जब कोई बदमाश मारा जाता है तो उसका लोकल पुलिस थाना जो वहां पर होता है, वहां पर जो है उसको बुलाकर उसका पंचनामा वो प्रक्रिया किया जाता है। तो चूंकि उधर एक कांड हुआ था सारे लोग उसमें व्यस्त, तो इधर कोई ध्यान नहीं दिया। और हम लोग बार बार कहें कि सर अब शाम हो रही है, हम लोग खत्म हो गए, अब चला जाए, अगर नहीं वो आ रहे हैं तो डेड बॉडी को लिया जाए, लेके चला जाए। उसमें करीबन हमारा 4 घंटा चला गया और 4 घंटे चले जाने में हो गई इवनिंग हो गई। और इवनिंग हो गई तो एम्बुश जो है आगे चल के उन लोगों ने लगा लिया। जो रास्ता था थोड़ा हल्का बरसात था, हाँ हल्का बरसात था, थोड़ा कीचड़ हो गया था, पहाड़ियां थी। तो जब उधर से हमारी 2-3 गाड़ियां चलने लगी, वहां पे वो लोग एम्बुश लगा लिए, हम लोग जान नहीं पाए। अगर शायद दिन रहते आ जाते तो ऐसा नहीं होता। उस पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। तो लगभग जो है काफी में 20-25 लोग उनके मेन बचे थे मेन, और उसमें करीबन हमारे 6 जो है एसटीएफ से कमांडोज और उन लगभग शहीद हो गए। उसमें हमारे साथ के बगल के बैठने वाला जो है, हम तो दूसरी गाड़ी में जैसे थे, तो बैठने वाला एक कमांडो था जो जस्ट बगल में, राजेश सिंह, ब्रजेश सिंह। अब इतना समझिए कि जो है दर्द इतना जो है बिल्कुल एकदम महसूस हुआ, ऐसा दहशत उसने फैली। लेकिन फिर भी सारी पूरी टीम ने एक संकल्प किया कि 1 साल के अंदर इनका सफाया हर हालत में करना है। फिर सारी टीमें फिर पूरी तरीके से लग गई, और भी काम हो रहा था, ये भी हो रहा था। और 2008 अगस्त में फिर इस घटना को हम लोगों ने अंजाम दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। और जब इनकी पूरी टीम थी एक गांव में, एक पार्टी में, एक जगह पर खा पी करके अपना फिट कर रहे थे, उसी समय में उसको कार्डन बनाकर घेरा गया। घेरने के बाद फिर उसको जो है कवर किया गया, उनको चैलेंज दिया गया, वो निकल नहीं रहे थे। फिर उसके अंदर ग्रेनेड डाला गया, उससे ब्लास्ट हुआ, तब वो निकल के भागे उनके काफी उसमें से बदमाश। फिर हम लोगों ने उनको काफी कार्डन से फिर घेर करके उनका इनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में काफी सब ढेर हुए और कुछ जो पकड़े गए वो जेल के भेजा गया। लेकिन फिर वो मिशन हमारा बहुत जबरदस्त सफल हुआ। तो एसटीएफ जो है इस तरीके से बहुत ही सनसनीखेज, एसटीएफ में बहुत चीजें हुई बहुत ही जबरदस्त कि एसटीएफ में जैसे जो है बहुत ही जबरदस्त हमारा एक और एक एक्सपीरियंस था इसमें कि एसटीएफ में जैसे हम जो है कुछ हमारा एसटीएफ से हमें वहां जाने का मौका मिला। जैसे 2010 2008 हरिद्वार में जो है महाकुंभ लगा था। हरिद्वार में इलाहाबाद में जाने का मौका मिला। तो क्योंकि महाकुंभ में बहुत भीड़ होती है, प्रयागराज में बहुत मशहूर है। तो प्रयागराज में भी काफी जो है वहां पर लगभग 3 महीने तक रहने मिला।
उसमें भी हम लोग सिविल ड्रेस में जगह जगह जा करके वॉच करते थे, छोटे वेपन उस समय रखा करते थे। और हालांकि जब बीबीआईपी में थे तो ज्यादातर स्मॉल वेपन ही, जैसे MP5 या छोटे वेपन ही चलते रहे। लेकिन जब STF एटीएस में वर्क करने लगा तो ज्यादातर जो हम लोगों को पसंदीदा वेपन हुआ करता था AK-47, AK-47, साथ साथ पिस्टल वगैरह भी रहती थी, क्योंकि इसकी कारगर ज्यादा होती थी और बहुत ही मतलब इसका मतलब अगर इस पर प्रहार किया जाए तो इसका जो है प्रभाव ज्यादा रहता था। इसको हम लोगों ने हाँ काफी यूज किया। और जब कभी अन्य स्टेटों में जाते थे हम लोग तो काफी कहा जाता है कि गाड़ियां जैसे हम लोगों के पास प्राइवेट होती थी तो उनके कई हम लोग नंबर प्लेट भी रखा करते थे। वो नंबर प्लेटों को क्या कर लेते थे, चेंज कर लेते थे स्टेट वाइज। हम लोगों का मकसद ये नहीं कोई गलत मंशा से, मकसद ये है कि जिस अभियान में मैं गया हूं वो मेरा सफल हो, उसमें कहीं चूक ना हो। क्योंकि अगर मैं लोकल अगर नहीं लगाता हूं तो उस पर कभी रोक टोक होने लगती है, और जब रोक टोक होनी और हम ओपन हो गए कि हम STF हैं, इसका क्राइटेरिया पूरे इंडिया में रहता है, चाहे STF हो चाहे ATS है, पूरे इंडिया में इसका क्राइटेरिया रहता है। पूरे इंडिया में कहीं भी जाके हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। और क्योंकि गृह मंत्रालय से अनुमत होकर के उस पे हम अभियान पे हम लोग लगे होते हैं और इसको बढ़िया पिन नंबर चेंज कर लेते हैं कि मेन मकसद है कि हमको लोग कैच ना कर पाए, हमको वॉच ना कर पाए, है ना। तो और कई बार ऐसा हुआ कि किसी को उठाए, अगर किसी को उठा के भी लाए तो फिर उससे फिर हम और पूछताछ करते हैं उसको रख करके, और तुम्हारे साथी कैसे हैं, कहाँ है, क्या है। और उस दौरान कोई पता चला देख लिया तो हमारा अभियान वहां पर मिस हो गया। क्योंकि लोकल पुलिस को कुछ माना जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो जुड़े होते हैं कुछ उससे। ये उनकी ऐसी बात नहीं है, ये उनका इसलिए है कि वो लोकल अकेले दुकेले काम करते हैं। तो तमाम बदमाश भी होते हैं, ज्यादा बल में होते हैं, वो सशक्त होते हैं, तो अगर बहुत वो टाइट होंगे तो उनको नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों क्या, जो हम लोगों को वर्क है, एक बल में एक ग्रुप में गए, अपने मिशन को अंजाम दिया और फिर वापस आ गए, तो हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त। और ATS का तो जब ये लगभग उत्तर प्रदेश में जनवरी 2008 में ATS का गठन हुआ, तो लगभग हम 14 जनवरी खिचड़ी के दिन ही हमारी पोस्टिंग हुई, तो उसी दिन जाके हम आमद कराए, घर में खिचड़ी खाए तो जाके ATS लखनऊ में आमद कराए। तो जब ATS का गठन हुआ तो STF का वार्डन कुछ कम हो गया कि मतलब जो आतंकवादी वाला कार्य है वो ATS के जिम्मे हो गया। उसमें भी AD स्तर के अधिकारी नियुक्त हुए, DIG और कप्तान स्तर के लोग उनका। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, चाहे बनारस हो गया, नोएडा हो गया, कानपुर हो गया, कई जिलों में इनकी इकाइयां खुल गई। हेडक्वार्टर लखनऊ ही हुआ करता है हर एक का, और ये आतंकवादी पर काम करने लगा। तो इसमें भी काफी एक्सपीरियंस रहा, काफी जगह में जाने का मौका मिला। जैसे जयपुर ब्लास्ट सीरियल विस्फोट हुआ था, हाँ। इसमें लगभग जो है ये 8 में हुआ था, तो जिसमें अयोध्या, बाराबंकी, जयपुर, मतलब एक ही समय पे साइकिल पे हुआ था, बम लगाया गया था, मतलब कई जगहों। तो इसमें जयपुर में भी विवेचना में ATS की तरफ से रहे काफी उसमें। और इस तरह से CRP कांड रामपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें आतंकवादियों टेररिस्टों ने कई जो है जवान हमारे शहीद हो गए थे उसमें। तो उसके भी विवेचना में काफी टेररिस्ट को हम लोगों ने पकड़ा, और पकड़ करके फिर उनसे पूछताछ कर करके और चीजें भी काफी तह तक हम लोग गए। और इस तरीके से फिर हमको ATS से 2010 हरिद्वार महाकुंभ में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। हमारे एडिशनल SP थे, उन्हीं के मतलब जो है नेतृत्व में लगभग 4 महीने का जो है महाकुंभ को पूरी तरीके से मतलब सफल, बिल्कुल, जिसमें IB इंटेलिजेंस और उसके सारी रिपोर्टें थी कि आतंकवादी गतिविधियां जो है सतर्क हैं और इसमें कुंभ में कुछ घटना करने का अंजाम देने का जो है उनका है।
तो उस पर हर थानों में जाकर के मॉनिटरिंग करना, उनके वर्क को चिन्हित करना, भीड़ में कौन कैसे ड्यूटियों में दुरुस्त है, कैसे है, तमाम तरह के 15 अगस्त 26 जनवरियों में विशेष सतर्कता लोगों को करना पड़ता है। होटलों को, बड़े बड़े माल को ऐसे जाकर के हम लोग चेक करते हैं, उनकी सुरक्षा प्रणाली को तमाम चेक करते हैं। और अभी एक ताज होटल में भी मैं गया था, अब नाम तो पूरी जगह नहीं क्लियर करेंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ही है, ताज होटल इंडिया का ही है। तो उसमें मैं गया तो पूरा हम लोग जो है फर्स्ट गेट से एंट्री कर गए। सुरक्षा प्रणाली को चेक करना था हम लोग टीम को, कि कहा जाता है कि ताज बहुत बेहतर सुरक्षा प्रणाली है, तो उसको चेक करने हुआ तो ये गया। तो मैंने फर्स्ट गेट से हम लोग प्रवेश कर गए, प्राइवेट में थे, AK-47 पिस्टल सब साइड में रखे थे, हल्का सा अपना लगाए, देखे चले गए, उनके पोटियों तक पहुंच गए। पोटियों तक पहुंच गए तो उसमें एक अपना भेजा गया जो है एक जवान प्राइवेट में, और वो भीड़ तो उस समय भाई 15 अगस्त 26 जनवरी में भीड़ काफी होती है, तो साइड से निकल गया। उनके जो चेकिंग दस्ता है, जो उनका मेटल डिटेक्टर लगा है, उसके साइड से भीड़ में निकल करके अंदर चला गया, सेकंड फ्लोर पर था। तो उन्हें बताया कि भाई आपकी सुरक्षा प्रणाली में बेटर नहीं है, इसको और बेटर करने की आवश्यकता नहीं। गई सर, बहुत ही बेटर है, बहुत ही जबरदस्त है, और कोई नहीं जा सकता है। तो हमने कहा कि भाई देखिए, हमारे बीच के एक जवान आपके सेकंड फ्लोर पे मैं पिस्टल के साथ मौजूद है। उसके मैनेजर के पास गए और बताए, और जो ऊपर से उतर के आया वो तो देखा गया। तो चूंकि उसकी बॉडी जो चेक की गई, तो चूंकि जो पीठ के पीछे वाला हिस्सा होता है, इसमें जो है अगर शर्ट के अंदर से अगर पिस्टल कोई चीज लगा लिया जाए तो कुछ वो अंदर दबा हुआ होता है, तो उस जगह पे वो बराबर जैसा दिखता है। तो उससे करके चले गए। तो फिर काफी उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि सर ठीक है, अल्टीमेटम चेतावनी देकर के हम लोगों ने फिर उनको छोड़ा कि भाई भविष्य में ऐसा नहीं। बहुत विशेष VIP आपके यहाँ रुकते हैं आकर के, और बहुत उम्मीद से रुकते हैं कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं और सबसे बेटर होटल है। तो वैसी आप बिल्कुल उम्मीद जो रखते हैं, उनकी उम्मीद पे खरा उतरिए, लापरवाही मत करिए। बड़े लोगों को लेट हो जाए, उनको वेट करने को कहिए कि सर थोड़ा वेट करिए, हमको आराम से चेकिंग करके आपको जाने दी, आप ही के लिए सुरक्षा व्यवस्था है, ये सब आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो उसका भी बहुत बढ़िया रहा, और इस तरीके से बहुत बढ़िया जो है कार्यकाल ATS का भी था और STF का था। और अगर मिशन गिनाया जाए तो सैकड़ों थे, एक एक करके, है ना। बहुत ही जबरदस्त रहा इसका भी हमारा वर्क। सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने ATS में थे, जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, तो वहां पे आपने आतंकवादियों के साथ काफी आपका इंटरेक्शन था वहां पे, अगर आप उन्हें पकड़ते थे तब। आप नक्सलवाद में भी इन्वॉल्व थे, जो आपने मेरे को बताया था, तो दोनों में आपका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या डिफरेंस आपने वहां पे तब पहचाना था, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? जी। अब देखिए कि जैसे इसमें तो हम जो आपसे बता रहे हैं कि हम लोग पका सुरक्षित जाते थे, चाहे सर्विलांस से, चाहे उससे, चाहे होकर के, वो हमको पहचान नहीं पाते थे, हम उन तक पहुंच करके कवर कर लेते थे। तो NJD का बहुत कम संभावना होती है। लेकिन ऐसी एरिया में, जैसे बहुत से क्षेत्रों में गया कि नक्सल क्षेत्र में, जैसे कि अभी चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश में, चित्रकूट एक स्थान है ना। तो वहां पर मैं गया तो एक जंगल के एरिया में मेरे से सूचना मिली कि इधर से नक्सलवादी या इधर से वो निकलने वाले हैं। तो उस समय अब सोचिए कैसा सिचुएशन होता है कि रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे एम्बुश लगाया गया, और लगभग जो है 3 बजे तक रहे। अब सोचिए जब ये क्लियर हो कि इधर से आना है, क्योंकि हम लोग फोर्सेस हैं, हम लोग काउंटर अटैक करते हैं, फर्स्ट अटैक नहीं कर सकते, इसलिए कि हो सकता है वो सिविलियन हो, जो मेरी मंशा है कि टेररिस्ट हो या माओवादी हो, नक्सलवादी हो सकता है वो ना हो। तो हम लोग जब तक पहचान नहीं लेंगे तब तक हम उस पर फायर या उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ जोखिम हो जाता है, और जो भी टेररिस्ट हो या नक्सल हैं, उनका तो मकसद एक होता है कि जो आए उसको हमको मारना है। तो इस तरीके से सोचिए कि जब उस समय मैं बैठा था, और उधर नदी मंदाकिनी है, कल बह रही थी, और बिल्कुल एकदम रात में एकदम सहमे हुए सारे लोग बैठे हैं, क्योंकि ना खा सकते, ना बात कर सकते, ना बोल कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ये कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, आम पब्लिक कहीं भी जा रहा हो,
रात में सबसे ज्यादा जो चीज हमारी जरूरत होती है कान होती है। मतलब जो है इसी कान से समझिए पूरा सब चीज हमारा कवर्ड होता है, क्योंकि कहीं खुर हुआ जरा सा तो ये किया, मतलब एकदम लग रहा आ गए क्या, मतलब एकदम धड़कन से एकदम झट से बढ़ जाती थी। अब सोचे जब ऐसी सिचुएशन हो कि बिल्कुल आर पार, डू एंड डाई, क्या पता क्या हो जाए, तो उस समय बहुत ही मतलब खतरनाक, बहुत खौफनाक, रोए खड़ा हो जाने वाला रहता था। और जैसे सोनभद्र वगैरह नक्सल एरिया बहुत प्रभावित क्षेत्र था। हाँ। उसमें भी कई टुकड़ियों में मैं कई गया जो है, क्योंकि यहाँ पर वहां पर वो हजारों की भीड़ में आ जाते हैं, तो उनको कवर करना बहुत दिक्कत होती है। तो एकाध तो क्षेत्र हमने देखा जिसे बांधा के कई टेररिस्ट और ये कई बदमाशों को मैंने देखा कि जैसे मैं 10 की टुकड़ी में बैठा हूं टेकरी पर, और नीचे से पता चला 100 150 की संख्या में निकल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं जाना है कि यहाँ पर। तो उस समय क्या सिचुएशन होती है कि हमको ये भी देखना होता है कि दिल और दिमाग से जैसे डिसीजन लेना होता है ना, कि जैसे इस समय हमारा क्या सिचुएशन है। अगर वो सशक्त पता चला 50 से 100 की भीड़ से निकल रहे हैं और हम केवल 5-7 की संख्या में हैं, तो उस समय सिचुएशन क्या होता है कि भाई इस समय शांत रहकर कैसे रह के अपने को बचाव करिए जैसे तैसे, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हम उनसे भिड़ेंगे, उनका रैकी करके पूरा उनकी चीजें देख लो, किधर से आते हैं, किधर जाते हैं, क्या करते हैं, कैसी एक्टिविटी होती है, कौन कौन लोग हैं, कर सकते हैं। लेकिन उस समय अगर हम उनको छेड़ेंगे तो उसमें नुकसान हमारा होगा। तो उस समय कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर दिया जाए, जोश में आते हैं कि कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए, बढ़िया, नए होते हैं, एकदम उमंग और जोश होती है। लेकिन उसी में कुछ अनुभवी होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, उनका तजुर्बा अलग होता है, वो हमसे ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हो, कहते नहीं ये सिचुएशन नहीं है, धैर्य से रखिए, शांत रहिए भाई। अभी और इस समय जो सोनभद्र में मैं गया तो एक चकरिया स्थान पड़ता है, वहां चौकी है, तो आर्म फोर्स भी वहां पर काफी मात्रा में रहता है, सैकड़ों की मात्रा में। और जो भी उसकी बैरिकेडिंग होती है, जहां पर सुरक्षा प्रणाली में हम लोग रहते हैं, कि जिससे अगल बगल 10 किलोमीटर के एरिया के लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा अमन चैन से फोर्स के लोग हैं तो हम सो सकें, तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी, जब वहां पर ड्यूटी लगती तो अपने को बहुत असुरक्षित लोग समझते हैं। एक तो जो है तो 50 किलोमीटर ही सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट सिटी से, मुख्यालय से, लेकिन रोड इतनी खराब होती है कि उसको ट्रेवल करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी चीजें, पानी व्यवस्था इतनी बेहतर प्रकार की नहीं होती हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो समझिए कि रात का कोई ट्रेवल की व्यवस्था नहीं, अगर गए तो समझिए कि बारूदी सुरंग से उड़ा दिए जाएं, या नक्सल लोग आपके हथियार लूटे, उनका मेन मकसद होता है हथियार ले लें, और वो काफी लंबी संख्या में आते थे। तो सोचिए जब रात, समझिए दिन में हम लोग सोते थे और रात में समझिए जगते थे ज्यादातर। रात में जो है आंख से ज्यादा काम कान करता है। भाई अंधेरे में देख नहीं सकते हैं, लेकिन कान हमसे हम देखते हैं, आवाज से, एहसास से, आहट से, है ना। तो उसमें ऐसा देखें कि पता चला, सूचना मिली कि देखिए ऊपर केवल 5 किलोमीटर तक दिखाई पड़ता है, तो देखे कि देखिए सर उधर से 50 टार्च नदी किनारे से लग रही है, ऐसे 50 टार्च आ रही है। अब सारे फोर्सेस को तुरंत जगा करके अलर्ट, सारे लोग मोर्चे में पहुंच गए और अलर्ट पोजीशन में पहुंच गए। अब सोचिए कि सर पूरा छुपा लिया गया मोर्चे में, टार्च हम लोग अगर लगाते हैं देखने के लिए, कोई नजदीक तो नहीं आ गया। बैरिकेडिंग फोर्सेस की जो होती हैं तार की होती हैं, जिससे हम आर पार देख सकें, आर पार हम मार सकें, क्योंकि अगर दीवार की होती तो दीवार के नजदीक तक आदमी रेकी करके लेट करके आ जाता है तो उसको आप जान नहीं पाएंगे। इसीलिए बैरिकेडिंग जो भी होती है तार की होती है, जिससे हम आर पार देख सके। तो समझिए कि इस तरीके से सारे लोग सतर्क, कोई एलएमजी पर, मशीन गन पर, AK-47 ग्रेनेड वाले, ग्रेनेड सारे प्राइम करके रखे जाते थे, फ्यूज लगा कर रखे जाते, बस पिन निकालिए उसको फेंक दीजिए मुल्ला, कि मतलब एकदम जबरदस्त। तो समझिए कि रात में भी किसी की नींद नहीं आती थी। फिर अब नींद नहीं आती थी कि भाई आज का रात पार हो जाए कैसे, मतलब ये स्थिति सिचुएशन ऐसे उसमें होती है कि एक रात मिल गया तो मानता है कि आज का एक जीवन दान मिला। जब टेररिस्ट अकाउंट में, उसमें और बदमाशी में या माओवादी में जब हम लोग वर्क करते हैं
तो अगर ऐसी सिचुएशन होती कि एक रात बीता तो सोचता है कि जैसे एक साल, जैसे मतलब 1 घंटा 1 दिन की तरह कटता है, इतना जबरदस्त वो होता है। लेकिन बढ़िया रहा, और क्योंकि वो संख्या में आते हैं तो हजारों की संख्या में आते हैं, तो हजारों की संख्या में आते हैं तो पूरा एक सैलाब होता है। किसी के पास गणासा होता है, किसी के पास बांका होता है, किसी मतलब जिसके लाठी है, जो भी है। और ये आपको दिन में दिखेंगे तो गांव के ही लोग होते हैं, आपके साथ दुकान पे चाय पीते मिलेंगे, आपकी गतिविधियां मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को पासवर्ड और उस पर रखना होता है। पासवर्ड हम लोग एक दूसरे में जब आते हैं तो पासवर्ड हम लोग काउंटर साइन होता है, एक संकेत होता है गोपनीय, कि जिससे वो लोग ना पहचान पाए। कहीं वो पासवर्ड अगर लीक हो गया तो वो भी आ जाए। तो किसी दुकान पर कहीं चर्चा नहीं करना कि किस एरिया में जा रहे हैं, हमारे फोर्सेस कैसे हैं। और कभी मैं छुट्टी इमरजेंसी में जाना हुआ, प्रयास तो ये करते थे घर में, या सारे लोग कह देते कि छुट्टी में ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत ही छुट्टी में जाने में बहुत ही खतरा महसूस होता है प्राइवेट यूनिफॉर्म। लेकिन अगर कोई सतर्क जान जाए कि फोर्स के हैं तो ये लोग उसको कवर कर लेते हैं, तो कहा अगवा करके आपसे डिमांड करें ये चीजें के। तो बहुत ही मतलब जो है सतर्क उसमें रहना पड़ता है, और बहुत ही मतलब जो है एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही जबरदस्त रहा। और अच्छा किया जाए तो ऐसी बात नहीं, सारे मिशन सफल ही होते हैं अगर सतर्कता, मतलब सावधानी, कोई चूक ना हो। किसी दुकान पे गए और आपने बातों बातों में कर दिया कि यार जल्दी यार पान लगाओ, यार जल्दी ये लगाओ, यार फला जगह जाना है, मतलब बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अचानक ये घूम गया, और घूम गया बस आउट हो गया, और इसी से कोई घटना हो जाती है। तो वैसे जो भी ज्यादा, इसीलिए प्रयास किया था कि जो ज्यादा मिशन में रहते हैं उन्हीं को मिशन वाली ड्यूटी में ज्यादा रखा जाता है। क्यों? वो उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, और एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उससे चूक होने की संभावना बहुत कम होती है। तो काफी अच्छा जो है, चाहे नक्सल हो चाहे उसमें है। और लगभग मैंने कमांडो में लगभग 25 साल सेवा हमने किया है। हालांकि जैसे एनएसजी में, आम जो एनएसजी में कमांडोज होते हैं वो केवल 3 से 5 साल ही सेवा कर पाते हैं, और वो उसी एनएसजी में ही रहते हैं। क्योंकि हम लोग वहां देखते थे गाड़ियां एकदम बिल्कुल सतर्क रहती हैं कि एयरपोर्ट तक जितना समय मिला उतना ही समय मिलता है, बीच के 1 सेकंड नहीं मिलेगा, जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। तो लगभग हमारा वो तो इतने ही में ही हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हम यूपी से थे तो यहाँ पर तो ड्यूटियां जो है हम लोगों को लगभग 25 साल करना पड़ा। और अभी भी हमारा और भी था, अगर होता तो और भी इसी में, क्योंकि बहुत नजदीक से मैंने किया, इसलिए किया कि बाराबंकी में मेरा घर 20 किलोमीटर पर लखनऊ है, और समझिए कि एक होम सिटी से ही मैंने ड्यूटी को ज्यादातर अंजाम दिया। ऐसा सिचुएशन बहुत कम लोगों के साथ में होता है, क्योंकि यूपी का जो हेडक्वार्टर है, हब है कमांडोज का, वो राजधानी लखनऊ में ही होता है। तो बहुत बढ़िया जो है सफर रहा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि काफी युवा जो है वो देखेंगे आपको यहाँ पे इस वीडियो में, तो आपका क्या संदेश होगा उन सबके लिए जो मतलब फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी पुलिस हो या कोई और आर्म फोर्सेस हो, तो उनके लिए आपके क्या संदेश? जी जी जी, तो युवा के लिए हमारा संदेश सर यही रहेगा कि देश की सर्वोच्च प्रणाली है, फोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोग मेहनत करें, लगन लगाएं और आए। और एक बार हमें एक जीवन मिला है तो देश की सेवा में भी कुछ समय योगदान हमारा होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई देश पे मुसीबत होती है, बहुत देशों में देखा गया है, तो आम जनता, अन्य देश के राष्ट्रपति तक भी बंदूक उठा लेते हैं, मतलब जो है उसके लिए। तो हम जिस देश के निवासी हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की सुरक्षा करना या उस प्रणाली में जाना हर नवयुवक का जो है जाने का एक सपना बनाना चाहिए, कुछ समय के लिए जाने का प्रयास करना चाहिए और जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर फोर्सेस में, ऑल फोर्सेस में जो भी पैरामिलिट्री हो या आर्म फोर्सेस हैं, लोकल फोर्सेस एकदम छोड़ करके जो ऐसी फोर्सेस हैं, इनमें कुछ दिन अगर एक्सपीरियंस लेकर के काम किया गया तो जो यहाँ का रिलेशन होता है, जो यहाँ का संबंध होता है, इतना अटूट संबंध होता है कि ऐसा संबंध अपने माँ बाप या बाप बेटा, माँ बेटा, भाई बहन,
मतलब वो संबंध नहीं हो तो उससे भी ज्यादा मधुर संबंध होता है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग 2-2 3-3 महीना साथ में रहते हैं, वही हमारे दोस्त होते हैं, वही रिलेटिव हैं, वही समझिए माँ है, वही भाई है, क्योंकि हमारे बुरे वक्त हर वक्त में, चाहे बीमारी हो चाहे हर में, वही काम आते हैं। हाँ। ये टीम वर्क की एक हम लोग भावना से एक मिशन के लिए काम करते हैं ज्यादातर, और ये मानना है कि एक मिशन के लिए जब हम काम करते हैं, अगर ये भाव से, क्योंकि हर जात के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, मिल के काम करते हैं एकजुट होकर के। कोई आपस में जरा भी वो मनमुटाव नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग अपने मिशन को सफल कर ही नहीं सकते। अगर ये अनुशासन आम पब्लिक भी, ऑल इंडिया या जो भी हमारी पब्लिक जो भी आज देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं मुझे, अगर ये अनुशासन, ये आपस में एकजुटता और ये लगन, इससे अगर काम किया जाए तो हर व्यक्ति जहां भी है उससे सैकड़ों गुना आगे टॉप पर जा सकता है। क्योंकि अगर किसी को समय दे दिया तो समय की पंक्चुअलिटी हमारे पास जबरदस्त होनी चाहिए, ईमानदारी बहुत ही, एथिक्स बहुत जबरदस्त होना चाहिए, है ना। हर चीज बहुत, इसमें आने के बाद बहुत ही शिक्षा बहुत ही जबरदस्त होती है टीम वर्क की। तो मेरा मानना है कि अगर इतने जबरदस्त फोर्सेस हैं, इतने जबरदस्त सुरक्षा प्रणाली है, तो देश के सहयोग में हर युवा को आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका है। और ये मौका प्रयास सब कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल दमदारी से या लगन से, निष्ठा से मेहनत करेगा, जैसा हमने बताया कि मैं फिजिकल में बहुत ही कमजोर था, लेकिन एक लगन थी, एक अंदर ड्रीम था कि अगर मेरे दादाजी फोर्सेस में हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। बंदूक उनकी अटैक करती थी, छू लेते थे, वर्दी अटैक करती थी, गाड़ी अटैक करती थी, उनका बढ़िया रुतबा अटैक करता था। तो इस वजह से मन में थाट हुआ, और यही मुझे खिंचाव, मेहनत करके, जो बहुत कम मेहनती थी मैं शरीर से, तो इतनी मेहनत करके देश की सर्वोच्च सुरक्षा प्रणाली में जो मैं जा सकता हूं तो हट जा सकता है। यही सोच के मुझे लगा कि अभी भी मेरी सेवा 2032 तक मैं अभी जॉब में कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अब ये कुछ समय मुझे बचा है, कुछ दूसरे रूप में समाज की सेवा करना चाहिए। और मुझे लगा कि जो मेरे आज 25 साल कमांडो से रिलेटेड जो मेरा अनुभव है, और रियल अनुभव है कि मतलब रियल में घटना में रहा हूं, किसी की सुनी सुनाई नहीं, तो उसको लोगों में मैं शेयर करूं, जिससे नवयुवकों में हर एक में एक उत्साह है और आगे बढ़ें और अपने घर परिवार समाज देश का नाम रोशन करें। तो कर सकते, बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है, इसके माध्यम से देश की सेवा भी कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त नाम कमा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल सर। सर आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, काफी सारी चीजें सीखने को मिली कि यूपी पुलिस में क्या होता है, कमांडो कैसे बन सकते हैं, वहां से अगर एनएसजी जाते हैं तो वहां क्या होता है, वापस आने के बाद कितना डाइवर्स काम आप कर सकते हैं, और आपके जो अलग अलग एक्सपीरियंस थे, आप जब एसटीएफ में थे या फिर एटीएस में थे, तो काफी सारी चीजें समझने को मिली। और मेरे को लगता है ये जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें भी काफी सारी चीजें पता चली होंगी। तो धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए यहाँ पे इस सेशन में, और थैंक यू अगेन सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।